तो इस लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे राउल्ट्स के नियम के बारे में। पहले ही आप सबसे पहला काम करो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा मैंने लास्ट लेक्चर में क्या कराया था आपको, हेनरी का नियम कराया था, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ये सारे चैप्टर जब हो जाएंगे ना, फिजिकल केमिस्ट्री पूरा हो जाएगा, तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट नियम है उन सबका मैं एक सेट बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम इस टॉपिक पे बात करते हैं राउल्ट्स के नियम के बारे में। देखो, डिफिनेशन वगैरह हम रटते नहीं हैं, ठीक है, रटाना हमें आता नहीं है और आपको भी रटना नहीं है, तो आप चीज़ें समझो पहले। इधर मैं डायग्राम के हेल्प से समझाता हूँ, चीज़ें समझो, ये डिफिनेशन जो नियम है वो आप खुद से लिख पाओगे। ठीक, हाँ। तो सबसे पहले ना हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है। देखो, मान के चलते हैं आपके पास क्या है, एक बीकर है, ये मैंने बीकर बना दिया। ये हमने बीकर बना दिया। इस बीकर के अंदर हम डाल देते हैं अपने विलायक को। ठीक है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट लेक्चर में कराया हुआ है, अगर नहीं पता तो आप जाके वो लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, टॉपिक पे वापस आओ। तो हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर हमने क्या कर दिया, बीकर के अंदर हमने डाल दिया विलायक को। तो लेट्स से इसके अंदर क्या है मेरा, ऐसे करके विलायक रखा गया है। ठीक है, ये मैंने विलायक डाल दिया। ठीक, अब इस विलायक के अंदर मुझे क्या डालना है, वैद्युत अनअपघट्य। ध्यान से सुनो, वैद्युत अनअपघट्य मुझे क्या करना है, विलय डालना है। ठीक है, ओके। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं हमारा ऐसे 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 हमने क्या कर दिया, एक वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को डाल दिया। वैद्युत अनअपघट्य, अनअपघट्य, एक होता है अपघट्य, एक होता है अनअपघट्य। अपघट्य और अनअपघट्य का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ जाओ तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अपघट्य का मतलब ये होता है कि मान के चलो ऐसा क्या है मेरा, NaCl है, तो NaCl को जब आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, Na+ बनेगा प्लस Cl- बनेगा, मतलब जलीय विलयन। जलीय विलयन में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, है ना। तो NaCl क्या हो गया, घुल गया, मतलब टूट गया Na+ और Cl- के फॉर्म में, तो इसे बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अनअपघट्य। अन का मतलब जो नहीं टूटेगा, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, है ना, ये ग्लूकोज शर्करा जिसको हम बोलते हैं। ठीक, तो C6H12O6, ये क्या होता है मेरा, ग्लूकोज का फार्मूला हो गया। और क्या हो गया मेरा, ये अमोनिया हो गया। ठीक है, ग्लूकोज हो गया। ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सब क्या होती है, टूटती नहीं है, मतलब इसको आप तोड़ नहीं सकते। Na+ Cl- के फॉर्म में, मतलब आयन के फॉर्म में क्या होता है, नहीं टूटता। ठीक है, आयन के फॉर्म में नहीं टूटता, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। तो इस तरह के आपको पदार्थ लेना है, जैसे कि आपने मान के चलो शक्कर ले लिया, तो शक्कर क्या है, शक्कर का फार्मूला क्या होता है, ये C6H12O6, तो वो क्या होगा, नहीं टूटेगा। ठीक है, तो उस टाइप के आपको क्या करना है, पदार्थ लेना है, उसे अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहते हैं, जो क्या होते हैं, आयंस में नहीं टूटते। ठीक है, ओके। तो आपने विलायक लिया, विलायक के अंदर आपने क्या किया, वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को क्या किया, विलय करा रहे हो। ठीक है, घोल रहे हो। तो जब ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से ये जो वाष्प दाब है, किसका, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मतलब, देखो अवनमन का मतलब क्या होता है, कम होना। ठीक है, एक होता है उन्नयन, एक होता है अवनमन, ये दोनों वर्ड आप ध्यान से सुन लो। एक होता है अवनमन और एक होता है उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, अवनमन का मतलब होता है कम होना। ठीक, तो वाष्प दाब का क्या होता है, अपेक्षिक अवनमन होने लगता है। अवनमन होने का मतलब वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, देखो विद्युत अपघट्य मिलाने से पहले इस विलायक का वाष्प दाब कुछ और रहा होगा। जब हम विद्युत अपघट्य मिला देते हैं तो वाष्प जो दाब होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, विद्युत अपघट्य मिलाने से पहले, मतलब जब विद्युत अपघट्य नहीं था तब इसका वाष्प दाब कुछ और रहा होगा, उसको बोल देते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। उसको बोल P0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो ऊपर में साइन बना है इसको नॉट बोलते हैं। तो अगर आपको शुद्ध विलयन का लाइक वाष्प दाब बताना है तो आप उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, P0 से रिप्रेजेंट करोगे। नाउ अगर मैंने इसके अंदर वैद्युत अपघट्य ऐड कर दिया, ठीक है, वैद्युत अपघट्य अगर मैंने इसके अंदर मिला दिया तो अब क्या हो गया, ये अशुद्ध हो गया। ठीक है, तो इसका जो वाष्प दाब होता है, मतलब जिसे हम इंग्लिश में P कहते हैं, प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि जैसे हम विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, विद्युत अपघट्य हम मिलाओगे विलायक के अंदर, तो इसका जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। आपेक्षिक का मतलब होता है कि तुलना में। ठीक है, मतलब शुद्ध वाले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो जाता है, अवनमन हो जाता है। ठीक है, और वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो क्या होता है, मोल प्रभाज के, ठीक है, विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो बराबर हो जाता है किसके, विलय के मोल प्रभाज के। ठीक, हाँ, विलय के मोल प्रभाज के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, विलय के मोल प्रभाज।
ये मोल प्रभाज के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको चाहो तो आप इधर भी लिख सकते हो, एक सेकंड इसको मैं इधर लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ये, ठीक है। ये सारा क्या है, प्रोसेस है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो विलायक था, विलायक के अंदर हमने वैद्युत अपघट्य मिलाया, वैद्युत अपघट्य मिलाने से जो वाष्प पदार्थ है उसका क्या हो गया, कम हो गया, मतलब वाष्प पदार्थ का अपेक्षिक अवनमन हो गया, और जो वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन है वे विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। यही क्या होता है, मेरा राउल्ट का नियम होता है। अब आप ये नियम पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। एक बारी हम इसको रीड कर देता हूँ मैं आपके लिए, आपको समझ आ जाएगा क्या क्या लिखा है। देखो, जब किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य पदार्थ, बता दिए, अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य पदार्थों को जब हम मिलाते हैं तो विलयन के वाष्प पदार्थ का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे जो मैंने समझाया है वही चीज़ क्या लिखा है यहाँ इस नियम में लिखा गया है। तो आई होप आपको नियम रटने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, ठीक है। आपको समझ के लिखना है, रटोगे भूल जाओगे, लेकिन अगर आप इस तरह से डायग्राम से समझे रहोगे तो आप चीज़ें नहीं भूलोगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसको मैं क्या करूँ, अगर गणितीय रूप में लिखूँ, फार्मूला के फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा। पहले क्या था, विद्युत अपघट्य नहीं था, मतलब शुद्ध विलयन का वाष्प पदार्थ रहा होगा, तो शुद्ध विलयन के वाष्प पदार्थ को अपन पी नॉट से दर्शाते हैं, पी नॉट, पी ऊपर में नॉट लगा देंगे, ठीक। अब इसमें अवाष्पशील विद्युत अपघट्य मिला दिए तो वो अशुद्ध हो गया, तो ये इसमें क्या करेंगे, शुद्ध का वाष्प पदार्थ माइनस विलयन का वाष्प पदार्थ, इसको पी एस से दर्शाते हैं, बटे क्या हो जाता है, पी नॉट हो जाता है, शुद्ध का वाष्प पदार्थ हो जाता है, ठीक। पी नॉट का मतलब शुद्ध होता है, ये याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो फार्मूला हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू मोल प्रभाज। मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, मैंने पहले लेक्चर में आपको कराया हुआ है, मोलरता मोललता मोल प्रभाज। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो पहले जाके देखो, तब आपको समझ आएगा कि मोल प्रभाज क्या है, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहोगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय के मोल को स्मॉल एन से दर्शाते हैं, विलायक के मोल को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। आई रिपीट, विलेय के मोल को हम एन से दर्शाएंगे, विलायक का जो मोल है उसे हम क्या करेंगे, कैपिटल एन से दर्शाएंगे, ठीक है। ये दिमाग में सेट कर लो। तो जब भी विलेय का मोल लिखूंगा मैं स्मॉल एन लिखूंगा, विलायक का मोल लिखूंगा तो कैपिटल एन लिखूंगा मैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज को ऊपर लिखेंगे, मतलब स्मॉल एन, विलेय का मोल ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाई क्या होता है, टोटल मोल होता है, ठीक है। हमने पढ़ा है ना मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो किसी भी घटक का मोल प्रभाज उसका मोल बटे क्या होता है, टोटल घटक का मोल प्रभाज होता है, मतलब स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा, विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरे पास फार्मूला आ गया है राउल्स के नियम के लिए, ठीक है। पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन प्लस एन। किसको क्या कहते हैं आपको पता है, ठीक है, लास्ट में हम और लिख लेंगे, ठीक। ओके, अब इसमें ना एक क्वेश्चन आता है, आप में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, वो बोलेगा कि राउल्ट के नियम की व्युत्पत्ति, राउल्ट के नियम के लिए फार्मूला की व्युत्पत्ति करें, वो भी किसके लिए, तनु विलयन के लिए। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तनु विलयन के लिए कैसे निकालते हैं, आगे हम इधर डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ। तो अगर मुझे क्या करना है, तनु विलयन के लिए अगर मुझे राउल्ट का नियम निकालना है, राउल्ट का फार्मूला निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए, हाँ, तनु विलयन के लिए, एक सेकेंड, ये तनु विलयन के लिए क्या हो जाता है, तनु विलयन, देखो तनु का मतलब मैंने क्या बताया, फीका। फीका कब होगा, जब उसके अंदर विलेय की मात्रा कम रहेगा। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। मान के चलो आपके पास क्या है, ऐसा करके वाटर है, अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, 1 चम्मच चीनी डाला, तो ये क्या बनेगा, शरबत बन जाएगा। बताया था मैंने, और भी बताया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे मैंने शक्कर डाल दिया, एक डिब्बा पकड़ के मैंने शक्कर डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा वो चाशनी बन जाएगा, ठीक है। चाशनी, शरबत, ये सब तो समझ में आता है, ठीक। ओके, तो इसमें क्या है, विलेय की ज़्यादा मात्रा है, शक्कर क्या है, एक तरह का विलेय ही है, ठीक है। तो इसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा, सांद्र बन जाएगा, ठीक। और ये क्या बन जाएगा, तनु बन जाएगा। शरबत को तनु बोलते हैं, चाशनी को सांद्र कहते हैं, ऐसा समझ सकते हो, मतलब फीका गाढ़ा, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो तनु विलयन के केस में क्या रहता है, जो विलेय रहता है वो क्या होता है, कम होता है ना। शक्कर है वो क्या होगा, कम होगा, इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। अब देखो, ये विलेय इतना ज़्यादा कम होता है कि हम इसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, मतलब हम इसको ध्यान ही नहीं देते इसको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे विलेय के जो मोल है इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, एन प्लस विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल है, ठीक है। तो तनु विलयन के लिए क्या हो जाता है, एन प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन प्लस एन, यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड, हाँ, तनु विलयन के लिए स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर क्या हो जाता है,
कैपिटल एन हो जाता है। क्यों हमने इग्नोर किया? क्योंकि ये क्या है, विलेय का मोल है और तनु विलयन में क्या होता है, विलेय का मोल बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से हम उसको इग्नोर कर देते हैं और n प्लस एन के जगह में हम क्या लिख देते हैं, कैपिटल एन बस लिख देते हैं। विलायक के मोल बस को कंसिडर करते हैं, विलेय के मोल को हम इग्नोर कर देते हैं। क्लियर? ओके। तो इस फार्मूला में अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो n प्लस स्मॉल n प्लस कैपिटल है ना, वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ कैपिटल n हो जाएगा। तो आपको नया फार्मूला मिल जाएगा यहाँ से, P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P नॉट हो जाएगा इक्वल टू स्मॉल n डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, स्मॉल n डिवाइडेड बाई कैपिटल N हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है मोल का फार्मूला, आपको पता है मोल बराबर क्या होता है, चूंकि मोल बराबर क्या होता है आपका भार बटे अणु भार। भार को हम, अब ये विलेय का मोल है तो उसके लिए छोटा w लिखेंगे और भार बटे क्या होता है, अणु भार होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कराया है पहले लेक्चर में, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, तो वो बारी एक बार देख के आ जाओ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार होता है। विलेय का निकालना है इसलिए स्मॉल w लिखेंगे और अणु भार को स्मॉल m लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल n के जगह में पुट कर देंगे, वहाँ पे मान रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई हो जाएगा मेरा P नॉट इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा w स्मॉल w डिवाइडेड बाई स्मॉल w डिवाइडेड बाई स्मॉल m और नीचे में क्या है, कैपिटल N है। ठीक है, नीचे में क्या है, कैपिटल N है। ठीक, अच्छा, कैपिटल N किसका है, कैपिटल N क्या है, विलायक का मोल है। तो उसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैपिटल N बराबर कैपिटल N है तो इसके लिए कैपिटल W लिखेंगे और कैपिटल M लिखेंगे। तो इन दोनों मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक, इन दोनों मान को यहाँ पे रखोगे तो स्मॉल n की जगह हम क्या लिख रहे हैं, स्मॉल w डिवाइडेड बाई स्मॉल m। उसके बाद बटे हैं तो हमने बटे लगा दिया। कैपिटल N की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल W डिवाइडेड बाई कैपिटल W डिवाइडेड बाई कैपिटल M लिखेंगे। बाकी चीज़ें हम इधर कर लेते हैं। ठीक, अब इसको क्या करोगे, पलट के लिखोगे, भाग है, गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, मतलब कैपिटल M ऊपर कैपिटल W नीचे आ जाएगा। ठीक, ओके। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P नॉट हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा मेरा स्मॉल w डिवाइडेड बाई स्मॉल m मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल W हो जाएगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कैपिटल W हो जाएगा। यही क्या है, मेरा अभीष्ट फार्मूला है। यही क्या है, हमारे तनु विलयन के लिए क्या है, राउल्स के नियम का फार्मूला है। ठीक है, किसको क्या कहते हैं एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब आप इसको सॉल्व करो तो। ठीक है, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक तो ये P नॉट क्या है देख लेते हैं। तो P नॉट बराबर क्या है, यहाँ पे P नॉट बराबर है शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, है ना। जब उसके अंदर हमने अवाष्पशील ये नहीं मिलाया है तब विलायक का वाष्पदाब है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब कहते हैं P नॉट को। ठीक है, हाँ, तो P नॉट क्या है यहाँ पे, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का क्या कहते हैं, इसको वाष्पदाब कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है मेरा, एक है PS है। PS क्या होता है, एस मतलब सॉल्यूशन, मतलब विलियन, हिंदी में विलियन कहते हैं, इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ओके। तो विलियन का वाष्पदाब है। ठीक है, ओके। और क्या है आपका यहाँ पे, P नॉट बता दिए। W स्मॉल w क्या है, विलेय का भार। ठीक है, ये क्या है मेरा, विलेय का भार है। और जो स्मॉल m है, स्मॉल m, ठीक, एक मिनट, स्मॉल w हो गया, स्मॉल m हो गया, और क्या दिया है, कैपिटल W दिया हुआ है और कैपिटल M दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप फटाफट लिख लो किसको क्या क्या कहते हैं। ठीक, ये विलेय का भार हो गया, स्मॉल m का मतलब क्या होता है, अणु भार होता है, तो ये हो जाएगा विलेय का अणु भार। एंड ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, विलायक है, कैपिटल है ना, कैपिटल W है तो इसे अपन क्या बोलेंगे, विलायक का भार। एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरा विलायक का अणु भार, विलायक का अणु भार हो जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, आप देख लेना। ठीक है, ये था मेरा क्या, राउल्ट के नियम के लिए हमने फार्मूला डिराइव कर लिया है। ठीक है, फटाफट आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकंड मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, फटाफट लो, ले लिया। नीचे मैं स्क्रॉल कर दूंगा, टेंशन मत लो, इतना का पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने, चलो आगे इधर का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। डन, ठीक है। चलो, अब इसमें कुछ सीमाएं भी हैं, राउल्स के नियम कहाँ कहाँ लागू होगा, कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फटाफट हम ये भी देख लेते हैं। देखो, राउल्स के नियम के सीमाएं में सबसे पहली चीज़ है, ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, मतलब वैद्युत अनअपघट्य, आई रिपीट, अनअपघट्य पदार्थ होना जरूरी है। क्या लिखा है यहाँ पे, अनअपघट्य लिखा है, तो वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ के लिए क्या होगा, लागू होगा। अगर वैद्युत अपघट्य पदार्थ है तो उसके लिए लागू नहीं होगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज,
ताप क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने हेनरी का लॉ पढ़ा था, हेनरी नियम पढ़ा था, उसके अंदर भी क्या था, ताप स्थिर था, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर था, तो यहाँ भी कांस्टेंट टेम्परेचर होना जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अवाष्पशील विलेय का होना जरूरी है। बताया था मैंने, अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं। अवाष्पशील मतलब जो वाष्प बन के नहीं उड़ेगा, है ना। हाँ, कई चीज़ें क्या होती है, वाष्प बनने के बाद जैसे हमने गर्म किया, वाष्प बना, भाप बना और उड़ गया। ठीक है, तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। तो अवाष्पशील विलेय नहीं होना चाहिए, ताप स्थिर होना चाहिए, वैद्युत अपघट्य पदार्थ अनअपघट्य होना चाहिए, अपघट्य नहीं अनअपघट्य होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, तनु विलयन होना चाहिए। ठीक है, ये हम 4 कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह हमने राहुल का पूरा नियम खत्म कर लिया। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, क्योंकि इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे लेक्चर आने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।